ये इमेजिन करो, आप एक गिलास गर्म पानी और एक गिलास ठंडा पानी साथ साथ डालते हैं। आपको क्या लगता है कि पहले कौन जमेगा? जवाब शायद आपको हैरान कर दे। ऐसी दुनिया में आपका स्वागत है जहां साधारण चीजों में असाधारण बातें छिपी हैं, जहां किचन के एक्सपेरिमेंट्स लॉजिक को मात देते हैं और जिस हवा में आप सांस लेते हैं वह अदृश्य शक्तियों का एक स्टेज है। आज हम आपकी रोजमर्रा की रूटीन में बुनी हुई सीक्रेट साइंस से पर्दा उठा रहे हैं। आपके द्वारा की जाने वाली सबसे सिंपल चीजों के पीछे के रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। आपके ड्रिंक में बर्फ के टुकड़ों के खनकने से लेकर ऊपर उड़ने वाले हवाई जहाज के चमत्कार तक, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी दुनिया को शक्ति देने वाले छिपे हुए इंजन हैं। अपनी क्यूरियोसिटी को जगाने के लिए तैयार हो जाइए। फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में ये 10 टेल मी व्हाई फैक्ट्स आपके रोजमर्रा के जीवन में साइंस को देखने के तरीके को बदल देंगे। आइए अंदर चलें और अपने चारों ओर के चमत्कारों को अनकवर करें। ग्लास एक ठोस चीज है, फिर भी यह हमारी आंखों के लिए लगभग इनविजिबल है। आप अपना हाथ एक खिड़की से सटा सकते हैं, उसके आर पार देख सकते हैं और बाहर की दुनिया ऐसे देख सकते हैं जैसे आपके रास्ते में कुछ है ही नहीं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या चीज ग्लास को बाकी सॉलिड्स के बीच इतना अनोखा बनाती है कि यह लाइट को आर पार जाने देता है, जबकि ज्यादातर दूसरी चीजें हमारी नजर को पूरी तरह से ब्लॉक कर देती हैं? इसका जवाब ग्लास के स्ट्रक्चर में गहराई में छिपा है। मेटल्स या क्रिस्टल्स की तरह नहीं, ग्लास वह है जिसे साइंटिस्ट्स अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। इसका मतलब है कि इसके एटम्स एक साफ रिपीटिंग पैटर्न में नहीं होते। इसके बजाय वे रैंडम अव्यवस्थित तरीके से एक साथ जमे होते हैं, लगभग एक जमे हुए लिक्विड की तरह। ऑर्डर की यह कमी एनर्जी लेवल्स में बड़े गैप्स बनाती है जिन्हें ग्लास में इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं। जब लाइट ग्लास से टकराती है तो यह एनर्जी के छोटे पैकेट्स से बनी होती है जिन्हें फोटॉन्स कहते हैं। ग्लास को इन फोटॉन्स को ऑब्जॉर्ब करने के लिए लाइट की एनर्जी को एक इलेक्ट्रॉन को हायर लेवल पर ले जाने के लिए जरूरी एनर्जी से मैच करना होता है। लेकिन ग्लास में इन एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप विजिबल लाइट द्वारा कैरी की गई एनर्जी से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। तो विजिबल लाइट फोटॉन्स में ऑब्जॉर्ब होने के लिए पर्याप्त एनर्जी नहीं होती, वे बस आर पार निकल जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक बेसबॉल बिना किसी पेड़ से टकराए एक घने जंगल से उड़ती हुई निकल जाती है। यही वजह है कि आप एक खिड़की से आर पार देख सकते हैं, लेकिन एक दीवार से नहीं। एक दीवार में एटम्स इस तरह से पैक होते हैं कि वे विजिबल लाइट को ऑब्जॉर्ब या स्कैटर कर सकें, जिससे आपकी नजर ब्लॉक हो जाती है। ग्लास दूसरी ओर ज्यादातर विजिबल स्पेक्ट्रम को आर पार जाने देता है, जिससे यह हमारी आंखों के लिए ट्रांसपेरेंट हो जाता है। हालांकि हर लाइट को फ्री पास नहीं मिलता। अल्ट्रावायलेट या यूवी लाइट विजिबल लाइट से ज्यादा एनर्जी कैरी करती है। यह एक्स्ट्रा एनर्जी ग्लास में इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए काफी होती है, इसलिए यूवी लाइट आर पार जाने के बजाय अब्सॉर्ब हो जाती है। यही वजह है कि सनग्लासेस यूवी रेज को ब्लॉक करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। वे आपकी आंखों को उस हानिकारक एनर्जी से बचाते हैं जिसे अकेला ग्लास नहीं रोक सकता। तो ग्लास की ट्रांसपेरेंसी सिर्फ कुदरत का एक आसान ट्रिक या साफ और क्लियर होने का मामला नहीं है। यह क्वांटम फिजिक्स का एक दिलचस्प नतीजा है। वे अजीब नियम जो हमारे ब्रह्मांड के सबसे छोटे पार्टिकल्स को कंट्रोल करते हैं। साइंटिस्ट्स इन गुणों का लैब्स में अध्ययन करते हैं ताकि स्मार्टफोन स्क्रीन से लेकर पावरफुल टेलीस्कोप तक हर चीज के लिए नए तरह के ग्लास बना सकें। तो अगली बार जब आप एक खिड़की से बाहर देखें तो याद रखें, आप सिर्फ एक साधारण चीज की शीट से नहीं देख रहे हैं, आप क्वांटम मैकेनिक्स के चमत्कारों को एक्शन में देख रहे हैं, जिससे आप दुनिया को एक ऐसे तरीके से देख पा रहे हैं जो एक ही समय में साधारण और असाधारण दोनों है। मपेम्बा इफेक्ट, गर्म पानी का ठंडे पानी से जल्दी जमना सुनने में नामुमकिन लगता है, लेकिन यह सच है। इस अजीब घटना ने सदियों से वैज्ञानिकों और जिज्ञासु लोगों को हैरान कर रखा है। जरा सोचिए, आपने 2 गिलास पानी लिया, एक गर्म और एक ठंडा, और दोनों को फ्रीजर में रख दिया। आपको लगेगा कि ठंडा पानी पहले जमेगा, है ना? लेकिन कभी कभी गर्म पानी ये रेस जीत जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? आइए जानते हैं इस अजीबोगरीब इफेक्ट के पीछे का विज्ञान। गर्म पानी इवेपोरेशन के जरिए अपना मास खो देता है, जिससे उसके जमने के लिए कम पानी बचता है। जैसे जैसे गर्म पानी रखा रहता है, भाप ऊपर उठती है और कुछ पानी हवा में गायब हो जाता है। इसका मतलब है कि बर्फ बनने के लिए कम लिक्विड बचता है।
इसलिए जमने की प्रक्रिया आपकी उम्मीद से ज्यादा तेजी से हो सकती है। ये कन्वेक्शन करंट के साथ घूमता है, ठंडे रुके हुए पानी की तुलना में तेजी से गर्मी छोड़ता है। ये घूमती हुई करंट लिक्विड में गर्मी फैलाने में मदद करती है, जिससे यह ज्यादा समान रूप से और तेजी से ठंडा हो पाता है। इसके उलट ठंडा पानी बस वहीं पड़ा रहता है, बाहर से अंदर की ओर धीरे धीरे ठंडा होता रहता है। गर्म पानी में घुली हुई गैसें भी कम होती हैं, जिससे ठंडे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा बढ़ जाता है। जब पानी को गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकल जाती हैं, जिससे गर्म पानी ज्यादा शुद्ध हो जाता है। इस छोटे से बदलाव का मतलब है कि ज्यादा घुली हुई गैसों वाला ठंडा पानी असल में थोड़ा कम तापमान पर जमता है, जिससे गर्म पानी को थोड़ी बढ़त मिल जाती है। कभी कभी गर्म कंटेनर फ्रीजर में जमी हुई बर्फ को पिघला देते हैं, जिससे गर्मी का ट्रांसफर बेहतर होता है। जब आप एक गर्म बीकर को जमी हुई शेल्फ पर रखते हैं तो वह उसके नीचे की बर्फ को पिघला देता है, जिससे ठंडी सतह के साथ बेहतर कनेक्शन बनता है। इससे पानी से गर्मी और भी तेजी से निकल पाती है, जिससे जमने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। सब मिलाकर इवेपोरेशन, कन्वेक्शन, गैस का निकलना और फ्रॉस्ट पिघलने जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स गर्म पानी के लिए फ्रीजिंग रेस जीतने का एक परफेक्ट माहौल बनाते हैं। इनमें से हर एक इफेक्ट अपने आप में छोटा लग सकता है, लेकिन साथ मिलकर वे गर्म पानी के पहले जमने के पलड़े को भारी कर सकते हैं। साइंस सरप्राइजेस से भरा है। एम्पेम्बा इफेक्ट हमें याद दिलाता है कि रोजमर्रा की चीजें भी, जैसे पानी का जमना, हमारी उम्मीदों को तोड़ सकती हैं और नए सवाल खड़े कर सकती हैं, जो हमें अपनी अगली रोजमर्रा की मिस्ट्री की ओर ले जाता है। क्या आपने कभी मोमबत्ती की लौ को घूरकर सोचा है कि यह इतने सारे रंगों से क्यों चमकती है? मोमबत्ती की लौ को एक छोटे इंद्रधनुष की तरह समझो, जिसे गर्मी और केमिस्ट्री ने रंगा है। बिल्कुल नीचे आपको एक चमकदार नीली चमक दिखेगी। यह सबसे गर्म हिस्सा है, जहां मोम के कण और ऑक्सीजन मिलकर पूरी तरह से जलते हैं, एक अच्छी तरह से ट्यून किए गए इंजन की तरह नीली रोशनी छोड़ते हुए। ऊपर जाने पर लौ पीली और नारंगी हो जाती है। यहाँ ये थोड़ी ठंडी होती है और ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए जलना पूरा नहीं होता। छोटे छोटे कालिक के कणों की कल्पना करें, छोटे स्पार्क्स की तरह, जो तब तक गर्म होते हैं जब तक वे पीले गर्म न हो जाएं। यही इनकैंडेसेंस है, बिल्कुल एक लाइट बल्ब के फिलामेंट की तरह। तो नीला रंग प्योर केमिस्ट्री है, जबकि पीला रंग फिजिक्स है। चमकता हुआ कार्बन रात को रोशन करता है। हर मोमबत्ती की लौ आपके बर्थडे केक पर एक साइंस एक्सपेरिमेंट की तरह है। केमिस्ट्री और फिजिक्स एक साथ एक खूबसूरत डांस कर रहे हैं। अगली बार जब आप एक टिमटिमाती लौ देखें तो याद रखें, वे रंग एक सीक्रेट कोड हैं जो गर्मी, फ्यूल और लाइट की कहानी बताते हैं। चलो और एक्सप्लोर करते हैं। अगर आपको रोजमर्रा के अजूबों के पीछे के विज्ञान को जानने में मजा आया तो सब्सक्राइब करना न भूलें, हमें लाइक दें और ऐसे ही और आकर्षक स्पष्टीकरण के लिए देखते रहें। आपकी जिज्ञासा हमारे चैनल को रोशन करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक रबर डक आपके बाथटब की सतह पर इतनी आसानी से क्यों तैरती है, जबकि एक टॉय कार, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, सीधी नीचे क्यों डूब जाती है? इसका जवाब डेंसिटी नाम के एक फैसिनेटिंग प्रॉपर्टी में छिपा है, और यह फिजिक्स के सबसे कूलेस्ट प्रिंसिपल्स में से एक है, जिसे आप हर बार नहाते समय या पूल में जाते समय देख सकते हैं। डेंसिटी इस बात का मेजर है कि किसी निश्चित स्पेस में कितना मास भरा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी से कम डेंस है तो वह तैरेगा, अगर वह ज्यादा डेंस है तो वह डूब जाएगा। यही कारण है कि एक पिंग पोंग बॉल सतह पर उछलती है, जबकि एक मार्बल तेजी से पानी के नीचे गायब हो जाता है। उदाहरण के लिए रबर डक को ही ले लीजिए। यह अंदर से हॉलो है, ज्यादातर हवा से भरी हुई है, जो इसकी एवरेज डेंसिटी को पानी से बहुत कम कर देती है। इसलिए यह ऊपर रहती है, वेव्स के साथ धीरे धीरे हिलती रहती है, चाहे आप इसे कितनी भी बार नीचे धकेलें। अब टॉय कार को देखते हैं। हालांकि यह छोटी है, लेकिन यह मेटल से बनी है, जो पानी से बहुत ज्यादा डेंस होती है। जब आप इसे गिराते हैं तो ग्रेविटी इसे नीचे खींचती है और यह सीधा नीचे डूब जाती है। पानी इसे ऊपर नहीं रख पाता। लेकिन यहाँ एक कमाल की बात है, यहाँ तक कि विशाल स्टील के जहाज जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी तैरते हैं। कैसे? उनके हल्स ज्यादातर हॉलो होते हैं, हवा से भरे होते हैं, जो उनकी एवरेज डेंसिटी को पानी से कम कर देता है। तो अपने भारी वजन के बावजूद वे ओशन की सतह पर सरकते हैं। ये सब डेंसिटी और बॉयंसी के प्रिंसिपल्स की वजह से है। बॉयंसी वह ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स है जो पानी ऑब्जेक्ट्स पर डालता है,
और यही चीजों को तब तैरता रखता है जब उनकी डेंसिटी काफी कम होती है। साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स इन प्रिंसिपल्स का उपयोग बोट्स से लेकर सबमरीन्स तक सब कुछ डिजाइन करने के लिए करते हैं। तो अगली बार जब आप कुछ तैरता या डूबता हुआ देखें तो याद रखें, ये सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वह कितना भारी है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसकी मटेरियल कितनी टाइटली पैक्ड है। दो ऑब्जेक्ट्स एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन अगर एक डेंस मेटल से बना है और दूसरा लाइट प्लास्टिक से, तो वे पानी में बहुत अलग तरह से बिहेव करेंगे। आपके बाथटब से लेकर विशाल ओशन तक डेंसिटी व इनविजिबल रूल है जो यह तय करती है कि क्या तैरता है और क्या डूबता है। ये एक सिंपल आइडिया है, लेकिन ये हमारे आसपास की दुनिया के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो अगली बार जब आप पानी के पास हों तो अपने खुद के एक्सपेरिमेंट्स करें, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को टेस्ट करें और देखें कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन तैरेगा और कौन डूबेगा। आप वही साइंस इस्तेमाल कर रहे होंगे जो शिप्स को तैराती है और बाथ टाइम को मजेदार बनाती है। अगले फ्लोटिंग मिस्ट्री पर चलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हीलियम के गुब्बारे ऊपर क्यों तैरते हैं, जैसे वे बादलों में भागने की कोशिश कर रहे हों? यह जादू नहीं है, यह साइंस है और थोड़ा सा मजा भी। हमारे आसपास की ज्यादातर हवा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बनी है। इन गैसों को भारी बॉलिंग बॉल्स की तरह सोचो जो इधर उधर लुढ़क रही हैं। लेकिन हीलियम सुपरलाइट पिंगपोंग बॉल्स के एक गुच्छे की तरह है, उन बॉलिंग बॉल्स से कहीं ज्यादा हल्की। तो जब आप एक गुब्बारे में हीलियम भरते हैं तो यह उस हवा से हल्का होता है जिसे यह एक तरफ धकेलता है। भारी हवा इसे धीरे से ऊपर धकेलती है, ठीक वैसे ही जैसे अगर आप एक बीच बॉल को पानी के अंदर रखने की कोशिश करते हैं और वह ऊपर आ जाती है। लेकिन अगर आप अपनी सांस से एक गुब्बारा फुलाते हैं तो वह कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के वाष्प से भर जाता है, हवा से भारी, इसलिए वह जमीन पर गिर जाता है। यहाँ एक मजेदार बात है, हीलियम ब्रह्मांड में दूसरा सबसे हल्का तत्व है, हाइड्रोजन के ठीक बाद। इसीलिए यह तैरने का चैंपियन है। खुद देखना चाहते हैं? ये ट्राई करें। एक गुब्बारे में हीलियम भरें और दूसरे में अपनी सांस। उन्हें एक ही समय पर छोड़ें। रेस देखें, कौन जीतता है? हीलियम का गुब्बारा हर बार। इसीलिए पार्टी के गुब्बारे हमेशा छत तक पहुंचते हैं, जिससे हर सेलिब्रेशन थोड़ा और जादुई हो जाता है। तो अगली बार जब आप एक सुनहरा गुब्बारा तैरता हुआ देखें तो याद रखें, वह सिर्फ तैर नहीं रहा है, वह कुछ शानदार साइंस दिखा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि लोहा क्यों जंग खा जाता है लेकिन सोना हमेशा चमकता रहता है? लोहा उस दोस्त जैसा है जो मुश्किल में पड़ने से खुद को रोक नहीं पाता। ये बहुत रिएक्टिव होता है, हवा में ऑक्सीजन और पानी के साथ घुलने मिलने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहता है। जब लोहा पानी से मिलता है तो यह जंग के लिए एक पार्टी जैसा होता है। पानी ऑक्सीजन को लोहे से चिपकने में मदद करता है, जिससे आयरन ऑक्साइड बनता है, वही भूरा परतदार पदार्थ जिसे हम जंग कहते हैं। हालांकि सोना पार्टी का वीआईपी होता है, अलग और अछूत। यह एक नोबल मेटल है, जिसका मतलब है कि इसे अपने आसपास किसी भी चीज के साथ रिएक्ट करने में लगभग कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। सोने के इलेक्ट्रॉन्स मजबूती से बंद होते हैं, जैसे एक ऐसा सेफ जिसका कोड तोड़ा नहीं जा सकता। ऑक्सीजन और पानी बस उससे टकराकर वापस आ जाते हैं। इसीलिए पुराने सोने के सिक्के एकदम नए दिखते हैं, जबकि उसी जमाने के लोहे के औजार सिर्फ जंग के ढेर होते हैं। यह एक मजेदार बात है। एफिल टावर को जंग से बचाने के लिए हर 7 साल में फिर से पेंट करना पड़ता है, लेकिन सोने की मूर्ति सदियों तक चमकती रहेगी। आगे, बुलबुले हमेशा गोल क्यों होते हैं? चलो पता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि बुलबुले हमेशा गोल होते हैं? कभी क्यूब्स नहीं, कभी पिरामिड नहीं, बस सुंदर गोले। ऐसा सरफेस टेंशन की वजह से होता है। साबुन की फिल्म एक छोटी इलास्टिक स्किन की तरह काम करती है, जो हमेशा खुद को कसकर सबसे छोटा पॉसिबल सरफेस एरिया बनाने की कोशिश करती है। और गेस करो क्या? किसी भी अमाउंट की हवा के लिए एक स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है, इसलिए बुलबुले नेचुरली उसी शेप में आ जाते हैं। सरफेस टेंशन नेचर की मैजिक ट्रिक की तरह है, जो हर बुलबुले को एक परफेक्ट एफिशिएंट स्फीयर में बदल देती है। एक फन फैक्ट यह है, बुलबुले वास्तव में एक साथ जुड़ सकते हैं और दीवारें शेयर कर सकते हैं, लेकिन हर छोटा बुलबुला फिर भी जितना हो सके उतना गोल रहने की कोशिश करता है। खुद देखना चाहते हैं? एक बोल, थोड़ा पानी और थोड़ा डिश सोप लें। बुलबुले बनाने के लिए एक स्ट्रॉ का इस्तेमाल करें और उन्हें परफेक्ट स्फीयर्स बनाते हुए देखें, अपनी किचन में ही। अब ऊपर देखते हैं, उन मिस्टीरियस एयरप्लेन ट्रेल्स के पीछे क्या कहानी है।
कभी ऊपर देखकर सोचा है कि हवाई जहाजों के पीछे वो सफेद लकीरें क्यों होती हैं? इन्हें कॉन्ट्रेल कहते हैं, कंडेंसेशन ट्रेल्स का शॉर्ट फॉर्म, और ये आसमान में विशालकाय स्काई स्क्रिबल जैसे होते हैं। जब एक जेट इंजन फ्यूल जलाता है तो वह गर्म पानी के वेपर और छोटे छोटे कण बाहर निकालता है। कल्पना कीजिए कि एक सुपर पावर्ड केटल आसमान में झूम कर रही हो। जहां प्लेन उड़ते हैं वहां हवा बहुत ठंडी होती है। गर्म वेपर तुरंत ठंडा हो जाता है और छोटे छोटे बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाता है, ठीक वैसे ही जैसे ठंडी सुबह आपकी सांस धुंधली हो जाती है। वे छोटे कण बीज की तरह काम करते हैं, जिससे बर्फ के क्रिस्टल बढ़ते हैं और प्लेन के पीछे एक लंबा पतला बादल बन जाता है। अगर आसमान सूखा है तो कॉन्ट्रेल जल्दी गायब हो जाते हैं, जैसे सांस का एक झोंका जो गायब हो जाता है। लेकिन अगर नमी है तो वे टिके रहते हैं और फैल जाते हैं, आसमान को पतली रेखाओं से रंगते हुए। ये फास्ट फॉरवर्ड में बादल बनाने जैसा है। यह सब फिजिक्स की वजह से होता है। मजेदार बात यह है, कभी कभी इतने सारे प्लेन एक दूसरे को पार करते हैं कि उनके कॉन्ट्रेल एक दूसरे को काटते हैं और पैटर्न बनाते हैं, लगभग आसमान में टिक टैक टो के एक विशाल खेल की तरह। अब आइए थोड़ी केमिस्ट्री के जादू से कुछ बर्फ पिघलाते हैं। कभी सोचा है कि शहर हर सर्दी में बर्फीली सड़कों पर टन भर नमक क्यों डालते हैं? ये सिर्फ स्वाद बेहतर बनाने के लिए नहीं है, ये तो प्योर साइंस है। जब नमक बर्फ पर पड़ता है तो वह सोडियम और क्लोराइड आयनों में घुल जाता है। ये आयन पानी के अणुओं के रास्ते में आ जाते हैं, जिससे उन्हें ठोस बर्फ बनने से रोकते हैं। ये स्नीकी मूव पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देती है। इस प्रोसेस को फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि नमकीन पानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी लिक्विड रह सकता है। इसीलिए बर्फबारी के बाद नमक वाली सड़कें गाड़ी चलाने के लिए ज्यादा सेफ होती हैं, जबकि बिना नमक वाली सड़कें खतरनाक रूप से फिसलन भरी रहती हैं। फन फैक्ट, नमक बर्फ को गर्म करके नहीं पिघलाता, बल्कि यह पानी को जमने से ही रोकता है। इस केमिकल ट्रिक की वजह से लाखों गाड़ियां और लोग सर्दियों के तूफानों में सुरक्षित यात्रा कर पाते हैं। तो अगली बार जब आप नमक के ट्रक देखें तो याद रखें, यह साइंस ही है जो आपको सुरक्षित रखती है। और साइंस की बात करें तो यह एक क्लासिक है। गर्म हवा ऊपर उठती है, ठंडी हवा नीचे जाती है। कभी सोचा है कि गर्म हवा के गुब्बारे ऊपर क्यों उड़ते हैं, या आपको कोको के कप से भाप उठती क्यों दिखती है? यह सब एक सिंपल रूल की वजह से होता है। गर्म हवा ऊपर उठती है, ठंडी हवा नीचे जाती है, डेंसिटी की वजह से। एयर मॉलिक्यूल्स को एक कॉन्सर्ट में भीड़ की तरह समझो। जब चीजें गर्म होती हैं तो सब एक्साइटेड हो जाते हैं और फैल जाते हैं, जिससे हवा हल्की और कम भीड़ वाली हो जाती है, कम डेंस। यह हल्की गर्म हवा नीचे की भारी ठंडी हवा के ऊपर तैरती है, ठीक वैसे ही जैसे तेल पानी के ऊपर तैरता है। यही है बॉयंसी का कमाल। इसलिए गर्म हवा के गुब्बारे जमीन से ऊपर उठते हैं और पुराने फ्रिज में फ्रीजर ऊपर होता है, ताकि ठंडी हवा नीचे जा सके और सब कुछ ठंडा रख सके। जब हवा ठंडी होती है तो वे मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं, जिससे हवा भारी और डेंस हो जाती है, तो वह नीचे चली जाती है, जैसे आपके बेड पर एक भारी कंबल बिछ जाता है। हवा का यह इनविजिबल डांस, ऊपर उठना और नीचे जाना, हमारे मौसम को बनाता है, हमें खाना बनाने में मदद करता है और यहाँ तक कि आकाश में बादल भी बनाता है। तो अगली बार जब आप ठंडी सुबह अपनी सांस देखें तो याद रखना, डेंसिटी और बॉयंसी काम कर रहे हैं हमारे चारों ओर, यहाँ तक कि उस हवा में भी जिसमें हम सांस लेते हैं। तो ये रहा 10 रोजमर्रा के रहस्य विज्ञान ने सुलझाए। ग्लास की क्वांटम ट्रिक्स से लेकर नमक के बर्फीले लूप होल तक फिजिक्स और केमिस्ट्री हर जगह हैं। किस फैक्ट ने आपका दिमाग घुमा दिया? हमें कमेंट्स में बताएं। ज्यादा साइंस सीक्रेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और पूछते रहें टेल मी व्हाई। देखने के लिए धन्यवाद और जिज्ञासु बने रहें।